विवान अभी भी नव्या को मुंह खोले देखे जा रहा था। तभी उसके कानों में फिर से दक्ष की कोल्ड आवाज आती है, भाभी है तुम्हारी। दक्ष की आवाज सुन विवान वापस से अपने सेंस में आता है। विवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। विवान हकलाते हुए कहता है, भाई आपने शादी कब और कैसे, मेरा मतलब आपने तो कुछ बताया भी नहीं मुझे। दक्ष बिना किसी भाव के, बस हो गई, और थोड़ी देर पहले ही हुए हैं। एक्चुअली हमारी कोर्ट मैरिज हुए हैं आज। ये सब उतना जल्दी हुआ कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। नव्या अभी भी दक्ष की गोद में बैठे अपनी नजरें नीचे किए सब सुन रही थी। विवान एक नज़र नव्या को देख हल्की स्माइल करते हुए कहता है, हेलो भाभी, मैं हूँ आपका देवर विवान। विवान की बातें सुन नव्या अपनी नजरें उठाकर उसे देखती है और एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसे हेलो कहती है। विवान नव्या को देखिए तो समझ गया था कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। तभी उसके दिमाग में काव्या की बात गूंजने लगी, मेरी जुड़वा बहन है ना, वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखती है और वो कुछ जरूरी काम से मुंबई गई है 1 महीने के लिए। विवान अपने मन में, ये सब क्या चल रहा है, मुझे पता लगाना होगा। आज काव्या कह रही थी उसकी बहन से उसका 2 दिन से कांटेक्ट नहीं हो रहा, और उसकी बहन मेरे भाई के साथ कैसे, भाभी तो एक सीबीआई एजेंट है तो वो भाई के साथ कैसे शादी कर सकती है। मुझे भाई से अकेले में बात करनी होगी, पर उससे पहले मुझे काव्या से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद दक्ष भी नव्या को अपनी साइड वाली चेयर पर बैठा देता है और तीनों डिनर करने लगते हैं। डिनर करते वक्त सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा था, इसलिए तीनों बिना कुछ कहे डिनर करने लगते हैं। रात का वक्त, दक्ष का बेडरूम। नव्या जैसे ही कमरे में आती है, सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। नव्या कमरे को देखते हुए, ये सब क्या है? तभी उसके पीछे से दक्ष आता है और उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, ओ कॉमन बीवी, आज हमारी शादी हुए है तो सुहाग रात भी तो होगी ही ना। दक्ष का रूम पूरी तरीके से रेड फ्लावर्स से डेकोरेट किया हुआ था, साथ ही कमरे में सिर्फ हल्की हल्की रोशनी थी, साथ ही कुछ कैंडल्स जल रहे थे जिस वजह से कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। नव्या बिना किसी भाव के, ये सब करने के लिए तुम्हें शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए थी, जो कि तुम्हें पहले ही मिल चुकी है, तो ये सब दिखावा क्यों? दक्ष नव्या के गले को चूमते हुए, मुझे जो करना होता है मैं वो करता हूँ, और मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझता। नव्या अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए, क्या अब मैं अपनी फैमिली से बात कर सकती हूँ? नव्या की बात सुन दक्ष अपने पॉकेट से एक फ़ोन निकल उसे दे देता है और कहता है, इस बार मुझे धोखा मत देना, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। दक्ष की बात सुन नव्या हाँ में सर हिला उसके हाथ से फ़ोन लेकर सीधा काव्या को फ़ोन मिला देती है और बालकनी में चली जाती है। दक्ष एक नज़र नव्या को देख कमरे से बाहर निकल जाता है। दक्ष अपने स्टडी रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, तभी विवान वहां आता है। दक्ष फाइल में देखते हुए, क्या हुआ विवान, कुछ कहना है? विवान दक्ष के सामने चेयर पर बैठते हुए, भाई आप और भाभी कहाँ मिले थे? मेरा मतलब ये सब कैसे, मुझे सब कुछ जानना है। दक्ष अपनी आईब्रो उठाकर कहता है, ये सब जानने की कोई खास वजह? दक्ष की बात पर विवान अपना सिर झुकाकर कहता है, भाई मैं वो आपको अभी नहीं बता सकता, पर मुझे जानना है कि आपने भाभी से ही क्यों शादी की। दक्ष सर्द आवाज में, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले, तो सुनो जो तुम्हें सुनना है। मेरी बीवी कोई आम लड़की नहीं है, शी सीबीआई एजेंट। दक्ष विवान को स्टार्टिंग से लेकर अब तक की सारी बातें बता देता है। विवान हैरानी से, भाई इसका मतलब आपने भाभी से जबरदस्ती शादी की और उन्हें यहाँ कैद करके रखा है? दक्ष एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ, कुछ चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, उसे मैं ऐसे ही हासिल कर लेता हूँ। विवान अपनी चेयर पर से उठते हुए, भाई पर वो कोई चीज़ नहीं, एक चलता फिरता इंसान है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? दक्ष अपने कोल्ड आवाज़ में, चाहे वो चीज़ हो या इंसान, बात सिर्फ इतनी है कि वो मुझे पसंद आ गई है, अब वो चाहे या ना चाहे पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही मेरे साथ रहना होगा। विवान अपना हाथ टेबल पर मारते हुए, भाई मुझे यकीन नहीं होता कि आप एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको उनसे कोई लगाव नहीं है, आपको तो बस उनकी बॉडी से मतलब है, वो बस आपकी एक फिजिकल नीड है जो कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी।
और आप उन्हें अपनी जिंदगी से कचरे की तरह फेंक देंगे। विवान को बातें सुन दक्ष को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो विवान पर जोर से चीखते हुए कहता है, अपनी लिमिट्स में रहो विवान, ये मेरा और मेरी बीवी का मसला है, तो तुम इसे जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर है। हाँ, मुझे उसकी बॉडी से मतलब है और ये सच कभी नहीं बदलेगा, समझे? डॉट नाउ गेट लॉस्ट, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। दक्ष की बातें सुन विवान गुस्से में अपनी मुठियां बंद कर बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। विवान के जाते ही दक्ष अपनी चेयर से खड़ा होकर गुस्से में वहां रखी सारी फाइल्स इधर उधर फेंकने लगता है। दक्ष दीवार पर एक पंच मारते हुए, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता मिसेस सिंघानिया, अब तुम्हें जिंदगी भर मेरे कैद में रहना होगा। फिर दक्ष अपना फोन लेकर उसमें कुछ टाइप करने लगता है। इधर कमरे में नव्या जैसे ही बालकनी से काव्या और आजी से बात कर अंदर आती है, वैसे ही उसके फोन में एक टेक्स्ट मैसेज आता है। नव्या स्क्रीन में लिखे नाम को देख खुद से कहती है, ये तो दक्ष का मैसेज है। नव्या वो मैसेज खोल उसे पढ़ती है। उस मैसेज में लिखा था, काफी टेबल पर एक बॉक्स रखा है, उसे पहनकर 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ, आई एम कमिंग, लेट नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। दक्ष का मैसेज पर नव्या को बहुत गुस्सा आता है। एक तो ये आदमी बस हर वक्त मुझ पर अपना रोब जमाता रहता है, ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, है वक्त ऑर्डर पे ऑर्डर। फिर नव्या टेबल के पास जाकर उस बॉक्स को लेकर बाथरूम में घुस जाती है। 10 मिनट बाद दक्ष कमरे में आता है पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। दक्ष खुद से, ये लड़कियां कभी टाइम पर रेडी नहीं होती। दक्ष बाथरूम के गेट के पास जाकर उसे नोक कर कहता है, बीवी और कितना वक्त लगेगा, फटाफट बाहर आओ। नव्या जो बाथरूम के अंदर अपनी साड़ी की प्लेट्स बना रही थी वो दक्ष की आवाज़ सुन कहती है, चैन से कपड़े भी नहीं पहने देता है। फिर नव्या फटाफट अपनी साड़ी ठीक कर बाथरूम में बाहर आ जाती है। दक्ष जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुन वो बाथरूम के गेट को देखने लगता है, जहां नव्या रोज वाइट कलर की साड़ी पहने खड़ी थी। नव्या के लंबे घने कमर तक बाल साथ ही कुछ लटे जो उसके चेहरे को चूम रही थी। बिना किसी मेकअप के वो बहुत ही कमाल लग रही थी। दक्ष का यूं एकटक खुद को देखना नव्या को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी दक्ष नव्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नव्या अपने बालों को अपने कान के पीछे कर दक्ष के बगल से निकलने लगती है। तभी दक्ष उसे पीछे से पकड़ अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी गर्म सांसें नव्या के गले में छोड़ने लगता है, जिसे नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष का एक हाथ नव्या की कमर को सहलाने लगता है, साथ ही दूसरे हाथ से वो नव्या के बालों को आगे कर उसकी पीठ चूमने लगता है। फिर दक्ष नव्या को अपनी तरफ पलट उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठाकर मिरर के पास ले जाता है और फिर नव्या को ड्रेसिंग टेबल पर बैठा देता है। नव्या भी अपनी नजरें नीचे कर बैठ जाती है। फिर दक्ष अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकलता है और उस बॉक्स को खोल उसमें से एक मंगलसूत्र निकल उस बॉक्स को ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है। नव्या की नजरें जैसे ही मंगलसूत्र पर पड़ती है, वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगती है। फिर दक्ष अपने हाथों से नव्या के गले में वो मंगलसूत्र पहना देता है, जिसके साथ ही नव्या की आंखें से एक कतरा आंसू निकलकर दक्ष के हाथों में गिर जाता है, जिसे देख दक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है। फिर दक्ष नव्या का हाथ पकड़ उसे खड़ा कर उसकी पीठ से घुमा उसे अपने बाहों में भरते हुए उसे मिरर दिखाता है। नव्या भी अपनी नजरें उठाकर अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को देखती है, जो एक सिंपल सा पर बहुत खूबसूरत डायमंड का मंगलसूत्र था। नव्या वो मंगलसूत्र देख अपने मन में, आखिरकार तोड़ ही दिया तुमने मुझे दक्ष, तुम कामयाब हो गए, तुमने मेरे गुरूर को मुझसे छीन ही लिया। आई हेट यू दक्ष, आई हेट यू, सोचते हुए एक बार फिर नव्या की आंखें भर आती है। दक्ष उसके आंसू साफ कर उसके कान में कहता है, शुश बीवी आज हमारी सुहागरात है और एक तुम हो जो बस रोने में टाइम वेस्ट कर रही हो। इतना कहकर दक्ष एक बार फिर नव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर बैग की तरफ बढ़ने लगता है। दक्ष नव्या को बैग पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख किस करने लगता है। वक्त के साथ साथ दक्ष की किस वाइल्ड होने लगती है। दक्ष किस करते वक्त बीच बीच में नव्या को बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से उसकी आह निकल आती है, जिसका फायदा उठाकर दक्ष नव्या के मुंह में अपनी जीभ डाल उसके मुंह का टेस्ट लेने लगता है। दक्ष नव्या की जीभ सक करने लगता है। नव्या की सांसें भरी होने लगती है, जिसका एहसास होते ही दक्ष उसके होंठों को छोड़ उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है और नव्या अपनी सांसें कंट्रोल करने लगती है।
धीरे धीरे दक्ष अब नीचे की ओर बढ़ने लगता है। दक्ष एक झटके में नव्या का पल्लू हटाकर साइड कर देता है और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। नव्या खुद से, आज के बाद मैं चाहकर भी तुम्हें खुद को छूने से नहीं रोक पाऊंगी दक्ष, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। दक्ष नव्या को पलट उसके ब्लाउज की डोरी और हुक खोल उसकी पीठ पर किस करने लगता है। फिर एक पल में नव्या को पलट उसके शरीर से उसके ब्लाउज को अलग कर देता है। नव्या बस अपनी आंखें बंद कर खुद को काबू करने लगती है। दक्ष नव्या के नोवेल पर आकर किस और बाइट करने लगता है, जिस वजह से नव्या की सिसकियां निकलने लगती है, जिसे सुन दक्ष और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस उनके ऊपर एक सफेद ब्लैंकेट थी। उस कमरे में लगातार नव्या की सिसकियां गूंज रही थी। ऐसे ही पता नहीं रात के किस पहर दक्ष नव्या को छोड़ता है। नव्या तो कब की थक कर सो गई थी। फिर दक्ष भी उसके बाजू में लेट नव्या को खुद से चिपकाकर नींद के आगोश में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने बाजू में सोए हुए शख्स को देखती है, जो बड़े ही आराम से नव्या को अपने बाहों में भरे सो रहा था। नव्या धीरे से उसके गिरफ्त से छूटने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम हो जाती है। दक्ष ने उसे बहुत कसकर अपनी बाहों में जकड़ के रखा हुआ था। नव्या अपनी कमर से जैसे ही दक्ष का हाथ हटाती है, वैसे ही दक्ष अपनी आंखें खोल नव्या के ऊपर आ जाता है। नव्या अपनी आंखें बड़ी कर कहा, तुम जाग रहे थे। दक्ष नव्या के गले पर किस करते हुए कहा, और तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कहते हुए दक्ष नव्या की गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिसे नव्या की आह निकल जाती है। नव्या दक्ष को खुद से दूर करते हुए कहा, उठो मुझ पर से, मुझे वॉशरूम जाना है। दक्ष अपना हाथ नव्या के हाथों में दबाकर बेड पर प्रेस कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। नव्या को तो ये सब की आदत हो गई थी, इसलिए वो वैसे ही बेड पर लेटी रहती है। धीरे धीरे दक्ष का हाथ नव्या की पूरी बॉडी को फिल करने लगता है और नव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष नव्या और खुद पर से ब्लैकेट हटा नव्या के नेक पर किस और बाइट करने लगता है, जिस वजह से नव्या की आह निकलने लगती है। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद दक्ष नव्या के नोवेल को अपने जीभ से चाटने लगता है, साथ ही उसे सक करने लगता है। दक्ष नव्या की पूरी बॉडी पर बाइट कर कर उसे लव बाइट्स देने लगता है। नव्या की सांसें काफी भारी होने लगती है। दक्ष नव्या को पलट उसके पूरे पीठ पर अपने होंठ चलाने लगता है, साथ ही उसके निशान भी छोड़ देता है। काफी देर तक नव्या को हर जगह किस और बाइट करने के बाद दक्ष नव्या को अपनी तरफ पलट उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा कर शॉवर ऑन कर देता है। दोनों के बदन पर ठंडे पानी के बूंदे गिर रहे थे। दक्ष नव्या के होंठों से बहता पानी अपने होंठों में कर उन्हें रोक देता है। नव्या के हाथ अपने आप दक्ष के पीठ पर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहीं पर शॉवर के नीचे दक्ष नव्या को अपने आगोश में ले लेता है, जिसे नव्या की हल्की सी आह निकल जाती है। करीब 3 घंटे बाद दक्ष नव्या को बाथरोब पहनाकर अपनी बाहों में उठाकर वापस कमरे में ले आता है। नव्या इस वक्त काफी थकी हुई नजर आ रही थी। दक्ष नव्या को बेड पर बैठा खुद क्लोजेट रूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद खुद कपड़े पहनकर नव्या के लिए एक सिंपल सी लॉन्ग वाइट टी शर्ट लेकर आता है और फिर नव्या का बाथरोब उतार कर टी शर्ट पहनाने वाला ही होता है कि तभी दक्ष की नज़र नव्या की बॉडी पर उसके दिए लाइव बाइट्स पर जाती है, जिसे देख दक्ष एवल स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो नव्या को वो टी शर्ट पहना देता है। फिर नव्या के माथे पर किसकर कहता है, कहा तुम यहाँ आराम करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ऐसा कहकर दक्ष कमरे से बाहर निकल जाता है। नव्या दक्ष को जाते देख मन में कहती है, कहा इसके अंदर कितना स्टेमिना है, ये इंसान कभी थकता ही नहीं है। एक तो कल की पूरी रात सोने नहीं दिया और सुबह सुबह फिर ये वो सब, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर नव्या ब्लैकेट ओढ़कर बेड पर लेट जाती है। नीचे हॉल में दक्ष सीधे डाइनिंग एरिया में पहुंच जाता है। दक्ष मरिया को देखकर कहा, मरिया मासी विवान ने ब्रेकफास्ट कर लिया। मरिया अपना सिर झुका कर कहा, दक्ष बाबा, वो विवान बाबा तो कल रात ही गुस्से में विला के बाहर चले गए थे। मैंने उन्हें खुद जाते हुए देखा था, वो काफी गुस्से में लग रहे थे। तब से लेकर अब तक वो वापस नहीं आए। उनकी बात सुन दक्ष कुछ नहीं कहता और मुड़कर जाने लगता है। तभी बीना पीछे मुड़े कहता, कहा मेरे रूम में ब्रेकफास्ट भिजवा दीजिए। इतना कहकर बीना मुड़े दक्ष वापस से अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है।
दक्ष कमरे में आकर नव्या को देखता है जो ब्लैंकेट ओढ़े आराम से सो रही थी। दक्ष एक नज़र नव्या को देख अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला जाता है। दक्ष बालकनी में पहुंच किसी को कॉल करता है। दक्ष ऑन कॉल कहा, विवान इस वक्त कहाँ है? दूसरी तरफ से कहा, सर वो तो कल रात ही अपना प्राइवेट जेट लेकर बनारस के लिए निकल गए। दक्ष सर्द आवाज में कहा, नज़र रखो उस पर। ऐसा कहकर दक्ष अपना फ़ोन कट कर देता है। दक्ष अपने मन में कहा, बहुत जज्बाती हो तुम विवान। मैं जानता हूँ तुम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, पर ये मेरा मामला है इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इन सब से दूर रहो, क्योंकि तुम जितना ये सब देखोगे उतना तुम्हें दर्द होगा। और मुझे कल तुमसे उस तरह से बात भी नहीं करनी चाहिए थी, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी यहाँ से नहीं जाते, और अभी तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं था। तभी दक्ष के रूम का गेट नॉक होता है। दक्ष जाकर गेट खोलता है तो सामने एक मेड खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। दक्ष उसे ट्रे लेकर दरवाज़ा बंद कर वो ट्रे टेबल पर रख देता है, और नव्या जो कि बेड पर बड़े आराम से सो रही थी वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। दक्ष नव्या का सिर सहलाते हुए कहा, बीवी उठो, ब्रेकफास्ट करना है। दक्ष की आवाज़ इग्नोर कर नव्या अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल फिर से सोने लगती है। दक्ष एक बार फिर नव्या की बाजू को हिलाते हुए कहता है, कहा मैंने कहा उठो बीवी, ब्रेकफास्ट कर लो। पर इस बार भी नव्या नहीं उठती और बंद भरी आवाज़ से कहती है, कहा मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मुझे नींद आ रही है, आई एम वेरी टायर्ड। नव्या की बात सुन दक्ष के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो नव्या के कान के करीब जाकर धीरे से कहता है, कहा बीवी उठ जाओ, क्योंकि या तो मैं तुम्हें खाऊंगा अभी इसी वक्त, या तो तुम्हारे साथ खाऊंगा। डॉट नाउ डिसीजन ऑफ योर्स। इतना कहकर दक्ष नव्या के कानों को अपने होंठों से चूम लेता है। दक्ष की बात सुन नव्या झट से उठकर बैठ जाती है और कहती है, कहाँ है ब्रेकफास्ट, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नव्या को ऐसे हड़बड़ाता देख दक्ष जोर जोर से हंसने लगता है। नव्या दक्ष को आस्टर देख बस एकटक उसे निहारने लगती है। नव्या ने आज पहली बार दक्ष को यूं इस तरह खुलकर हंसते हुए देखा था। नव्या दक्ष को हंसते देख अपने मन में कहा, हंसते हुए ये कितना मासूम लगता है, किसी बच्चे की तरह, और जब गुस्सा होता है तो शैतान बन जाता है। दक्ष जो हंस रहा था, जब उसे समझ आता है कि वो क्या कर रहा है और नव्या उसे घूर घूर के देख रही है, तो वो तुरंत अपनी स्माइल कंट्रोल कर वापस से अपने फेशियल एक्सप्रेशन सख्त कर लेता है, जिसे देख नव्या भी अपनी नज़रें दक्ष पर से हटा देती है। दक्ष फिर नव्या के पास ट्रे लेकर जाता है और उसके पास बैठकर खुद उसे अपने हाथ से बाइट बनाकर खिलाने के लिए एक निवाला आगे बढ़ाता है। नव्या भी दक्ष की आंखों में देखते हुए उस निवाले को खा लेती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद नव्या को खिलाने के बाद दक्ष खुद भी ब्रेकफास्ट कर नव्या को लिटा कमरे के बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बनारस, काव्या रोज की तरफ उठकर नहा धोकर अपनी पूजा कर किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी उसके कानों में डोर बेल बजने की आवाज़ आती है। काव्या खुद से कहा, इतनी सुबह कौन आया है? फिर काव्या अपना हाथ साफ करते हुए जाकर दरवाज़ा खोलती है। काव्या दरवाज़ा खोल हैरानी से सामने देखते हुए कहा, विवान तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? विवान बिना कुछ कहे काव्या के गले लग जाता है। काव्या भी उसकी पीठ सहलाने लगती ही काव्या विवान की पीठ सहलाते हुए कहती है, कहा क्या हुआ विवान, सब ठीक है ना? विवान बुझे मन से काव्या से अलग होकर कहता है, कहा सब ठीक है, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए जल्दी वापस आ गया। विवान की बात सुन काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, चलो अच्छा है तुम आ गए। फिर काव्या विवान को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, अंदर आओ ना, मैं ब्रेकफास्ट ही बना रही थी, चलो साथ में करते हैं। विवान बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। काव्या को विवान का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर उसे लगता है ये उसका वहम है, इसलिए वो ज़्यादा ना सोचते हुए वापस से किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद काव्या नाश्ता रेडी कर उसे डाइनिंग टेबल पर रखते हुए विवान को आवाज़ लगा वहाँ बुला लेती है। विवान भी चुपचाप आकर चेयर पर बैठ फटाफट अपना नाश्ता करने लगता है। विवान को जल्दी जल्दी खाते देख काव्या कहती है, कहा रिलैक्स विवान, आराम से खाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? विवान खाते हुए कहा, बहुत भूख लगी है मुझे, कल रात से कुछ नहीं खाया, अब खाने दो। इतना कहकर वो फिर से फटाफट खाने लगता है। काव्या भी उसे मुस्कुराते हुए देख अपना खाना खाने लगती है।
थोड़ी देर बाद दोनों अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। काव्या सोफे पर बैठी हुई थी और विवान उसकी गोद में सिर रख लेता हुआ था। काव्या विवान के बालों में हाथ फेर रही थी। विवान काव्या का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आई लव यू काव्या, आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। विवान की बात सुन काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, कहा, क्या बात है विवान, जब से तुम आए हो तुम काफी अजीब बिहेव कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? काव्या को बात सुन विवान काव्या के हाथों पर किस कर कहता है, कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है काव्या, वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें सब बता दूंगा। काव्या विवान का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी विवान, आई फील कि तुम काफी ज्यादा टेंस्ड हो और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतने परेशान क्यों हो, पर जब तुम चाहो तब तुम मुझे बताना, ओके? काव्या की बात सुन विवान हाँ में अपना सिर हिला देता है। ऐसे ही थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करने के बाद विवान काव्या की गोद में वैसे ही सो जाता है। विवान को सुकून से सोता देख काव्या उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, कहा, आई होप जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इतना कहकर काव्या हल्के से विवान के माथे पर किस कर लेती है। डॉट 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 ऐसे ही देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। काव्या की आजी भी अब वापस घर आ चुकी थी। साथ ही विवान काव्या को नव्या के बारे में सच बताने का मौका ढूंढ रहा था, पर उस समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे काव्या को सब बताए। इन 2 दिनों में दक्ष और विवान की भी कोई बात नहीं हुई थी, पर काव्या, नव्या और आजी की तीनों की एक दूसरे से बात हो रही थी। नव्या के मन में भी कास्मोकस चल रही थी, उसे भी अपने और दक्ष के बारे में आजी और काव्या को सारा सच बताना था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आजी को सब बता सके। 2 दिन बाद रात का वक्त, नव्या बालकनी में झूले पर बैठे एक टक चांद को निहार रही थी। तभी उसे अपनी पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो डे से ही पलट कर देखती है। दक्ष उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधे डोर से टिक कर खड़ा था और बड़ी इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। दक्ष नव्या को देखते हुए अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देता है और झूले में उसकी बाजू में जाकर बैठ जाता है। नव्या दक्ष को इग्नोर कर फिर से चांद को देखने लगती है। दक्ष नव्या को खुद को नजरअंदाज करता देख उसे गुस्सा आ जाता है। वो नव्या का हाथ कसकर पकड़ अपने करीब खींच लेता है। दक्ष के वो अचानक खींचने से नव्या सीधे दक्ष के सीने से जा लगती है। फिर नव्या अपनी नजरें उठाकर सवालिया नजरों से दक्ष को देखने लगती है। दक्ष नव्या को घूरते हुए कहा, तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। नव्या दक्ष को खुद से दूर करते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। नव्या की ये सब सुन दक्ष को बहुत गुस्सा आता है। वो झट से खड़ा होकर नव्या को अपनी बाहों में उठाकर कहता है, कहा, ठीक है तो आज तुम अच्छे से नोटिस कर लेना। इतना कहकर दक्ष नव्या को कमरे के अंदर ले जाकर बेड पर पटक देता ही, जिसे नव्या के मुंह से आह निकल जाती है। नव्या अपनी कमर पकड़ते हुए, क्या बदतमीजी है ये दक्ष। दक्ष नव्या के सामने सोफे पर बैठकर कहता है, कहा, आज पूरी रात तुम मुझे नोटिस करोगी। नव्या दक्ष की बातें ना समझते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, पूरी रात तुम मुझे ऐसे ही बैठकर देखोगी, मुझे नोटिस करोगी, एक पल के लिए भी तुम्हारी नजरें मुझ पर से हटनी नहीं चाहिए। दक्ष की बातें सुन नव्या आंखें हैरानी में फैल जाती है। कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? दक्ष एविल स्माइल करते हुए नव्या की ओर बढ़ने लगता है और कहता है, कहा, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे और भी ज्यादा करीब से नोटिस कर सकती हो। इतना कहकर दक्ष अपनी शर्ट उतार नव्या के पास बेड पर जाकर बिल्कुल उसके करीब बैठ जाता है। दक्ष को अपने इतना करीब देख नव्या अपनी नजरें नीचे कर लेती है। दक्ष नव्या को चीन पकड़ उसका फेस ऊपर करते हुए कहता है, कहा, मैंने कहा ना, आज तुम्हारी नजर मुझ पर से हटनी नहीं चाहिए। इतना कहकर दक्ष नव्या के फेस के करीब जाने लगता है और उसके मुलायम होंठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है, जिसके साथ ही नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष जैसे ही ये देखता है कि नव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली है, तो वो अपना हाथ नव्या की कमर पर ले जाकर जोर के दबा देता है, जिसे नव्या अपनी आंखें खोल देती है। करीब 20 मिनट तक किस करने के बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ उसे बेड पर लिटा खुद उसके ऊपर आ जाता है। वक्त के साथ साथ दक्ष वाइल्ड होने लगता है। नव्या को ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोल दक्ष के चेहरे को देखना पड़ रहा था। दक्ष अब धीरे धीरे कर नव्या के सारे कपड़े निकाल देता है।
और उसके कॉलर बोन पर बाइट करने लगता है, जिससे नव्या की आह निकलने लगती है। दक्ष अब नव्या की नोवेल पर आकर अपने होंठ उसके पेट पर गोल गोल घुमाने लगता है, जिसे नव्या मौन करने लगती है। दक्ष अपनी आंखें उठा नव्या के चेहरे को देखता है, जो उसे ही देख रही थी अपनी भरी आंखों से, जिसे देख दक्ष नव्या की नोवेल पर हल्की सी बाइट कर देता है। दक्ष वापस से नव्या के चेहरे के पास आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दक्ष नव्या को अपने आगोश में ले लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रात के 3 बज चुके थे, पर अब तक दक्ष नव्या के ऊपर था और नव्या काफी हद तक थक चुकी थी। अब उसमें और हिम्मत नहीं बची थी। नव्या थकी आवाज में कहा, दक्ष प्लीज स्टॉप इट, मैं बहुत थक गई हूँ। दक्ष नव्या की बात सुन रुक जाता है और उसके सीने पर अपना सिर रख लेता है। 2 मिनट बाद दक्ष नव्या पर से उठ उसके बाजू में लेट जाता है। नव्या अभी भी अपनी थकी आंखों से दक्ष को देख रही थी, जिसे देख दक्ष एक जंग जीतने वाली स्माइल करता है। उसके बाद नव्या के होंठों पर एक लाइट किस कर कहता है, सो जाओ, आज के लिए इतना काफी था। दक्ष की बात सुन नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर में ही नींद की आगोश में चली जाती है। दक्ष अभी भी अपनी आंखों से नव्या के थके चेहरे को देख रहा था। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। दक्ष नव्या के माथे पर किसकर उसे अपनी बाहों में भर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दक्ष और नव्या डाइनिंग टेबल पर बैठ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दक्ष एक नज़र नव्या को देखता है, जो चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। उसके फेस पर अभी भी कल की थकान साफ नजर आ रही थी। दक्ष को अपनी तरफ देखता महसूस कर नव्या भी दक्ष को देखने लगती है। दक्ष बिना किसी भाव के कहा, जो कहना है साफ साफ कह दो। दक्ष की बात सुन नव्या हैरानी से कहती है, कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। नव्या की बात पर दक्ष डेविल स्माइल करते हुए कहता है, कहा, आई एम डेविल, मुझे सब पता चल जाता है, अब कहो जो कहना है। तभी नव्या कहती है, कहा, मुझे मुंबई आए ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं। मैंने अपनी फैमिली को बस 1 महीने का कहकर यहाँ आई थी। इतना कहकर नव्या चुप हो जाती है। नव्या की बात समझ दक्ष कहता है, कहा, पर अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। दक्ष की बात सुन नव्या की आंखें नम हो जाती है। वो नम आंखों से कहती है, कहा, मुझे पता है, पर अब मुझे ये बात अपनी फैमिली को भी बतानी होगी। दक्ष कॉफी पीते हुए कहा, टेल देम। नव्या अपनी नजरें नीचे कर कहा, उसके लिए मुझे बनारस जाना होगा। नव्या की बात सुन दक्ष को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो नव्या का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है। नव्या भी खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा दक्ष की गोद में बैठ जाती है। दक्ष कॉफी पीते हुए कहा, टेल देम। नव्या अपनी नजरें नीचे कर कहा, उसके लिए मुझे बनारस जाना होगा। नव्या की बात सुन दक्ष को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो नव्या का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है। नव्या भी खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा दक्ष की गोद में बैठ जाती है। दक्ष नव्या की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, अंडरस्टैंड। दक्ष की बात सुन नव्या जोर जोर से रोने लगती है और दक्ष के चेस्ट पर मुक्के मारने लगती है। नव्या को इस तरह बच्चों की तरफ रोता देख दक्ष उसके दोनों हाथ पकड़ कहता है, कहा, स्टॉप क्राइंग। ये सुनकर नव्या और जोर जोर से रोने लगती है। नव्या को रोते देख दक्ष फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कहा, आई सेड स्टॉप क्राइंग। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती। दक्ष की इतनी ऊंची आवाज सुन नव्या तुरंत रोना बंद कर देती है, पर अभी भी नव्या सिसक रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, कहा, दक्ष ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का। ये आवाज सुन दक्ष की आंखें हैरानी से फैल जाती है। नव्या भी जैसे किसी की आवाज सुनती है वो तुरंत दक्ष की गोद से उठकर खड़ी हो जाती है और जहां से आवाज आई थी उस तरफ देखने लगती है। एक करीब 70 साल की उम्रदार औरत आंखों में चश्मा लगा, सिंपल व्हाइट कॉटन साड़ी पहने खड़ी थी। नव्या उन्हें देखकर मन में कहा, ये कौन है। दक्ष बिना पीछे मुड़े धीरे से कहता है, कहा, दादी यहाँ। तभी दक्ष के कानों में फिर से एक आवाज आती है, कहा, लगता है मेरा पोता बीवी से बात करने के तरीके के साथ साथ अपनी दादी की इज्जत करना भी भूल चुका है। दक्ष फौरन डाइनिंग टेबल पर से उठकर दादी के पास जाता है और उनके पैर छूकर उन्हें अपने गले से लगा लेता है और कहता है, कहा, दादी आप यहाँ कैसे, आप यूएस से वापस कब आए, मैंने आपको बहुत मिस किया। दादी दक्ष को खुद से दूर कर उसके कान पकड़ते हुए कहती है, कहा, मुझे यहाँ मजबूरी में आना पड़ा, समझा। दादी कान छोड़ो, दर्द हो रहा है।
और फिर नव्या की तरफ देख दक्ष धीरे से कहता है, कहा, दादी छोड़ दो ना, काम से कम बीवी के सामने तो ऐसा मत करो, वरना मेरी क्या इमेज रहेगी उसके सामने। वही थोड़ा दूर खड़ी नव्या ये सीन देख मन ही मन खुश हो रही थी। नव्या अपने मन में कहा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसे बड़ा शेर बना फिरता है, आज फंस गया। दादी दक्ष के कान छोड़ उसे कहती है, कहा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, पर तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया दक्ष। दादी की बात सुन दक्ष उन्हें नासमझी में देखते हुए कहता है, कहा, आप कहना क्या चाहती हो दादी। तभी दादी जोर से आवाज लगाती है, कहा, विवान। मैन दूर से विवान शैतानी मुस्कान लिए दक्ष को एक आंख मारते हुए एंट्री लेता है। विवान को वहां देख दक्ष समझ जाता है कि दादी यहाँ कैसे आई। दक्ष अपनी खूंखार आंखों से विवान को घूरने लगता है। विवान दादी के पास जाकर उन्हें साइड हक करते हुए कहता है, कहा, देखो देखो दादी भाई मुझे कैसे घूर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी के अभी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। विवान की बात सुन दादी दक्ष के कंधे पर मारते हुए कहती है, कहा, घूरना बंद कर मेरे बच्चे को, अगर वो नहीं होता तो तेरी करतूतों के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि कैसे तूने बिना किसी को बताए शादी कर ली। तभी दादी की नज़र नव्या पर जाती है, जो दूर खड़े होकर सब देख रही थी। दादी नव्या के पास जाती है। दादी को अपने पास आता देख नव्या भी अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देती है। दादी नव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू तो बहुत प्यारी है, एकदम चांद का टुकड़ा। कहते हुए दादी नव्या के माथे को चूम लेती है। नव्या भी झुककर दादी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। दादी नव्या को लेकर सोफे पर बैठ जाती है और इशारे से दक्ष को अपने पास बुलाती है। दादी का इशारा समझ दक्ष भी दादी के पास जाकर उनके दूसरे साइड बैठ जाता है। दादी दक्ष के हाथों में नव्या का हाथ लेकर रखते हुए कहती है, कहा, देखो बच्चों, मुझे विवान ने सब बता दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुमने शादी भी कर ली है। मैं भी तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी पूरे धूमधाम से को जाए, जैसे हमारे घरों को शादियाँ होती आई है। दक्ष दादी के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ दादी, पर आप जानती है ना मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए तो मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। दादी दक्ष का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा हर बार सिर्फ तुम्हारी मर्जी तो नहीं चल सकती ना। नव्या, उसके भी तो कोई सपने होंगे अपनी शादी को लेकर, जैसे हर लड़की के होते हैं। दादी की बात सुन दक्ष एक नज़र नव्या को देखता है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के फ्लो को देख रही थी। तभी विवान आता है और दादी के पैरों के पास बैठते हुए कहता है, कहा, आप एकदम सही कह रही है। नव्या भाभी के भी सपने हैं कि उनकी शादी भी एकदम शानदार तरीके से हो। विवान की बात सुन दक्ष फिर से विवान को घूरने लगता है। दादी नव्या का हाथ पकड़ कहती है, कहा, मुझे पता है बेटा कि मेरे पोते ने बहुत जल्दबाजी कर दी है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस शादी के बारे में अब तक तुम्हारे परिवार वालों को नहीं पता, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ सबकी मौजूदगी में हो, और मैं खुद तुम्हारे परिवार के पास तुम्हारा रिश्ता मांगने जाऊंगी। तभी दक्ष बीच में कुछ कहता उसे पहले ही दादी कहती है, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी, मैं कल के कल ही नव्या के घर उसका रिश्ता मांगने जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर दादी सोफे से उठकर कहती है, कहा, शादी की डेट फिक्स होने के बाद तुम दोनों को सिंघानिया विला आना होगा, क्योंकि शादी वही होगी। उनकी बात सुन दक्ष कहता है, कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप जानती है दादी मुझे वहां जाना नहीं पसंद। दक्ष को बात को इग्नोर कर दादी कहती है, कहा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं अभी जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, कल सुबह हम सबका बनारस जाने का इंतजाम कराओ। इतना कहकर दादी बिना किसी की बात सुन अपने कमरे में चली जाती है। दक्ष भी गुस्से में उठकर एक नज़र विवान को देखता है और फिर बिना कुछ कहे अपने स्टडी रूम में चला जाता है। अब हॉल में सिर्फ नव्या और विवान ही बचे थे। विवान नव्या को देखता है, जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। विवान नव्या के बाजू में बैठ उसका हाथ पकड़ कहता है, कहा, भाभी आप ठीक तो हैं ना। विवान की बात सुन नव्या एक खालीपन से उसे देखने लगती है और कहती है, कहा, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नव्या को बातों में उसका दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। विवान नव्या को हक कर लेता है। नव्या को भी किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसकी आंखों के खालीपन को महसूस कर सके, इसलिए वो भी विवान को हक कर लेती है। इसी के साथ उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रोने की वजह से नव्या की सिसकियां निकलने लगी थी।
विवान नव्या की पीठ रब करते हुए उसे शांत कराने लगता है। विवान नव्या की पीठ सहलाते हुए कहा, शुश भाभी चुप हो जाए, रोना बंद कीजिए। मैं जानता हूँ आप इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए मैं दादी को यहाँ के कराया हूँ। विवान की बातें सुन नव्या विवान से दूर होकर उसे देखने लगती है। नव्या ना समझी मैंने कहा, तुम लेकर आए हो? मतलब? विवान नव्या के अंशु पोंछत हुए कहा, मतलब ये कि मुझे पता चल गया था उसी दिन कि आप इस शादी से खुश नहीं है। मैंने भाई को समझाने की भी कोशिश की पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी दादी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि एक दादी ही है इस पूरी दुनिया में जिनकी कोई भी बात भाई नहीं टाल सकते। और अगर अब आप चाहे तो आप सब सच सच दादी को बता सकती है, बाकी जो होगा मैं उसमें आपके साथ हूँ। विवान की बातें सुन नव्या नाम आंखों से मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसके गले लग कहती है, कहा, मुझे नहीं पता था कि इस घर में भी कोई ऐसा है जिसे मेरी इतनी फिक्र है। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। नव्या की बात सुन विवान मुस्कुरा देता है, पर कोई था जो अपनी जलती निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। दक्ष अपना फोन भूल गया था, वो वही लेने वापस आया था, पर अभी जो वो इस वक्त देख रहा था उसे वो देख काफी गुस्सा आ रहा था, या यूं कहे कि नव्या और विवान को करीब देख उसे जलन हो रही थी। दक्ष अपने लंबे लंबे कदम लेकर उन दोनों के पास जाता है और झट से नव्या का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। नव्या भी उसके सीने से जा लगती है। ये सब इतना अचानक हुआ था कि विवान और नव्या को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। दक्ष नव्या की कमर में हाथ डाल अपनी कोल्ड वॉइस में विवान से कहता है, कहा, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें देख लूंगा, फिलहाल के लिए दूर रहो मेरी बीवी से। दक्ष की बात सुन विवान की हंसी छूट जाती है और नव्या तो बस दक्ष को देखने लगती है जो अपने ही है से इनसिक्योर हो रहा था। विवान को एस्टर देख दक्ष झलाता हुआ नव्या का हाथ पकड़ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उन दोनों को जाता देख विवान मुस्कुराते हुए कहता है, कहा, हो ना हो भाई को भाभी से प्यार हो गया है, तभी तो उन्हें मुझसे अपने छोटे भाई से जलन हो रही थी। दक्ष नव्या को कमरे में लाकर रूम का दरवाज़ा बंद कर नव्या को वॉल से सताकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ नव्या के साइड्स में रख देता है। दोनों इस वक्त बहुत करीब खड़े थे। दक्ष नव्या की आंखों में देखते हुए कहा, दादी यहाँ आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। मेरी बात कान खोल के सुन लेना, उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। नव्या भी दक्ष की आंखों में देखते हुए कहती है, कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ क्या बोलना है। अगर मुझे कुछ बोलना ही होता तो अब तक मैंने बोल दिया होता, पर मैं आप जैसी नहीं हूँ दक्ष सिंघानिया, मुझे रिश्तों की कदर करन बखूबी आता है। मैं दादी के इमोशंस के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकती। और दूसरी बात, तुम मेरी कान खोल के सुन लो, भले ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुए है, पर मेरे लिए ये जिंदगी भर की कैद है और ये कैद मैंने खुद अपने लिए चुनी है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो, इनफैक्ट मैं तो शादी करना भी नहीं चाहती थी कभी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था किसी पर अब को महादेव ने ये रिश्ता जोड़ दिया है। फिर चाहे हालात कैसे भी हो, मैं अब इस रिश्ते से पीछे नहीं हटूंगी। मैं उस कागज़ की शादी को नहीं मानती थी, पर जिस वक्त तुमने ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाला उसी वक्त से मैं इस रिश्ते में कैद हो गई। अब जब मेरे महादेव चाहेंगे तभी ये रिश्ता खत्म होगा। नव्या ने एक सांस में सब कह दिया था और दक्ष फ्रीज होकर उसकी बातें सुन रहा था। आज उसके पास नव्या को कहने के लिए कुछ नहीं था। नव्या दक्ष को कुछ न कहते देख उसे धक्का देकर रूम से बाहर निकल जाती है। दक्ष बस नव्या को जाते हुए देखने लगता है। आज पहली बार उसने नव्या का ये रूप देखा था। उसे तो लगता था कि नव्या इस शादी को कभी नहीं अपनाएगी और वो अब खुद उसे अपना रही है। दक्ष अपने ख्यालों से बाहर निकल कर कहा, ये लड़क मुझे इतना कुछ सुनाकर चली गई और मैं खामोश सुनता रहा। इतना तो इसने बस दिनों में अपना मुंह नहीं चलाया जितना ये 2 मिनट में चला कर चली गई। ये सब बस विवान के बच्चे की वजह से हुआ है, उसे तो अब मैं सही करता हूँ। इतना कहकर दक्ष अपने कमरे से निकल जाता है। इधर विवान अपने कमरे में काव्या से फोन पर बात कर रहा था कि तभी दक्ष उसके कमरे में आता है और विवान की बात सुनने लगता है। विवान कॉल पर कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ जान, बहुत अर्जेंट काम था इसलिए यूँ अचानक आना पड़ गया, अब तुम गुस्सा मत करो। विवान की बातें सुन दक्ष कहता है, कहा, यह मेरी लाइफ में आग लगाकर अपनी वाली से बात कर रहा है, रुक उसे तो मैं बताता हूँ अब आगे।
दक्ष तेज कदमों से विवान के पास जाता है और उसका फोन छीन उसके गालों पर एक पंच मरता है। विवान दक्ष के इस अचानक एक्शन से संभल नहीं पाता और सीधा जाकर बेड पर गिर जाता है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। काव्या जो फोन की दूसरी तरफ थी वो विवान की चीख सुन घबरा जाती है और फोन में चिल्लाते हुए कहती है, अंडस्को विवान तुम ठीक तो हो ना? ये आवाज कैसी थी? काव्या को आवाज सुन दक्ष कॉल कट कर फोन स्विच ऑफ कर देता है। दक्ष अब अपने कदम विवान की तरफ बढ़ाने लगता है। दक्ष को अपने तरफ आता देख विवान डर के मारे बैग की दूसरी साइड जाकर खड़ा हो जाता है। विवान पिलो उठाकर दक्ष की तरफ फेंकते हुए, अंडस्को भाई, अगर आप मेरे पास भी आए तो मैं दादी को बुला लूंगा। दक्ष पिलो कैच कर कहता है, अंडस्को आज तू किसी को भी बुला ले पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। इतना कहकर दक्ष बेड की दूसरी तरफ जाने लगता है। विवान बेड पर चढ़ते हुए कहता है, अंडस्को भाई आई एम वेरी सीरियस, मैं दादी को बुला लूंगा। विवान को इस तरह देख दक्ष डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अंडस्को दादी ड्राइवर के साथ मंदिर गई है। दक्ष की बात सुन विवान की आंखें हैरानी में फैल जाती है। विवान खुद को नॉर्मल करते हुए, अंडस्को भाई सुनो, हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना? दक्ष बेड पर चढ़ते हुए, अंडस्को ये तो तुझे दादी को सब बताने से पहले सोचना चाहिए था ना छोटे। विवान सोफे की तरफ भागते हुए, अंडस्को भाई प्लीज सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। दक्ष विवान के पीछे जाते हुए, अंडस्को बिल्कुल नहीं, आज तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से आज दादी और मेरी बीबी दोनों की बातें मुझे सुनने को मिली। अब उन सब की भरपाई तू करेगा। विवान फिर भागने लगता है पर तब तक दक्ष उसका हाथ पकड़ उसे मोड़ते हुए कहता है, अंडस्को अब कहाँ भागोगे? विवान अपना हाथ छुड़ाते हुए, अंडस्को भाई मैं तो आपका प्यारा छोटा भाई हूं ना, प्लीज मुझे जाने दो। तभी दक्ष उसका हाथ और जोर से दबा देता है जिसे विवान ड्रामा करते हुए बहुत जोर से चीखता है, आहे। नव्या जो वहां से गुजर रही थी वो विवान की आवाज सुन वहां आ जाती है और देखती है कि दक्ष विवान का हाथ मोड़कर उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी नव्या दक्ष और विवान के पास जाकर विवान को दक्ष से छुड़वाने लगती है। नव्या दक्ष से हाथ छुड़ाते हुए, अंडस्को दक्ष छोड़ो, विवान का हाथ उसे दर्द हो रहा है, भाई है वो तुम्हारा। नव्या को वहां देख विवान के आंखों में चमक आ जाती है। विवान मासूम चेहरा बनाते हुए, अंडस्को भाभी प्लीज बचा लीजिए मुझे इस जल्लाद भाई से जो अपने ही छोटे भाई के खून का प्यासा बना हुआ है। दक्ष को विवान को बात सुन और गुस्सा आता है और वो और जोर से उसका हाथ दबा देता है जिसे विवान के मुंह से आय निकल जाती है। नव्या विवान का हाथ छुड़वा कर कहती है, अंडस्को दक्ष तुम पागल हो गए हो, गया भाई है वो तुम्हारा। विवान झट से नव्या के पीछे छुप उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रख उसके पीछे छुपने लगता है, भाभी बचाओ मुझे। दक्ष अपनी जलती आंखों से विवान को घूरते हुए नव्या से कहता है, अंडस्को चली जाओ तुम यहाँ से, ये हम दोनों के बीच का मामला है। ये हर बार यही करता है, जब इसे कुछ नहीं हो पाता तो दादी को बीच में लाकर खड़ा कर देता है। नव्या दक्ष को समझाते हुए कहती है, अंडस्को एक बार इसकी बात सुन लो, फिर जो कहना हो वो कहना। दक्ष नव्या की बात इग्नोर कर विवान को उसके पीछे से खींच वापस से एक मुक्का मरता है। मुक्का पड़ते ही विवान जानबूझकर नव्या के गले लग जाता है, अंडस्को भाभी प्लीज बचा लो। नव्या विवान को सहारा देकर सुधा खड़ा करती है तो देखती है कि उसके नाक में से ब्लड आ रहा है, जिसे देख वो कहती है, अंडस्को विवान तुम्हारी नाक में से खून आ रहा है। नव्या की बात सुन दक्ष जो गुस्से से विवान को देख रहा था तुरंत ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। दक्ष विवान को अपनी तरफ मोड़कर, अंडस्को दिखा मुझे, मैंने इतना जोर से तो नहीं मारा था। फिर दक्ष विवान के सोफे पर बिठा बेड के साइड रखे टेबल के ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और विवान के बाजू में बैठ जाता है। नव्या तो बस मुंह खोले दक्ष को देख रही थी कि कैसे एक पल में दक्ष का गुस्सा उसके प्यार में बदल गया। दक्ष चुपचाप विवान का ब्लड क्लीन कर रहा था जिसे विवान को जलन हो रही थी। विवान, अंडस्को आया है भाई, धीरे, जलन हो रही है। विवान की बात सुन दक्ष उसके नाक पर फूंक मारने लगता है। आय। नव्या उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी। नव्या अपने मन में, अंडस्को अजीब इंसान है ये दक्ष, अभी तो उसे मारने के लिए विवान के पीछे भाग रहा था और अब उसकी ऐसे बच्चों की तरह केयर कर रहा है। ये सब सोचते हुए अनजाने में ही नव्या के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। दक्ष विवान को दवाई लगाकर कहता है, अंडस्को आज छोड़ रहा हूं पर आगे अगर कुछ ऐसा किया तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर दक्ष फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर वापस से उसे ड्रॉवर में रखने चला जाता है।
यही विवान सोफे से खड़े होते हुए कहता है अंडस्को भाई। दक्ष अंडस्को विवान नव्या की तरफ जाते हुए अंडस्को आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। विवान को बात सुन दक्ष फिर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी विवान नव्या के पीछे जाकर नव्या को दक्ष की तरफ धक्का देकर कमरे का दरवाजा बंद कर वहां से भाग जाता है। नव्या संभल नहीं पाती और सीधा दक्ष के ऊपर गिर जाती है। दक्ष भी इसके लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वो खुद को और नव्या को संभाल नहीं पाता और दोनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं और दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं, जिससे नव्या की आंखें हैरानी में फैल जाती है। दक्ष और नव्या एक साथ बेड पर गिरे हुए थे, दक्ष नीचे और नव्या उसके ऊपर। दोनों के होंठ आपस में चिपके हुए थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में हैरानी से देख रहे थे। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी नव्या झट से अपने होंठों को दक्ष के होंठों से दूर कर लेती है और फिर नव्या जैसे ही उठने लगती है वैसे ही दक्ष उसे पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। नव्या हैरानी से दक्ष को देखते हुए अंडस्को क्या कर रहे हो, उठो मेरे ऊपर से। दक्ष नव्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ उसके सिर के ऊपर करते हुए कहता है अंडस्को विवान का तो हो गया, अब मुझे तुमसे हिसाब बराबर करना है। नव्या अपनी आंखें बड़ी कर अंडस्को कौन सा हिसाब, मैंने क्या किया है। नव्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष अपने होंठ उसके होठों पर रख उसे बड़ी पेशेंटली किस करने लगता है। नव्या अपना चेहरा हिलाकर दक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर दक्ष उसे और भी ज्यादा वाइल्डली किस करने लगता है। करीब 20 मिनट लंबी किस के बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ देता है। नव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। 2 मिनट बाद जब नव्या की सांसें काबू होती है वैसे ही दक्ष एक बार फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। ऐसे ही 10 मिनट किस करने के बाद दक्ष नव्या को छोड़ता है। नव्या के लिप्स एकदम रेड हो गए थे और उनमें स्वेलिंग भी दिख रही थी। दक्ष नव्या पर से उठते हुए अंडस्को आइंदा मेरे सामने कभी इतनी जुबान मत चलाना, वरना अंजाम तो तुमने देख ही लिया। इतना कहकर दक्ष अपने कपड़े ठीक कर कमरे से निकल जाता है। नव्या अभी भी खुद की सांसें कंट्रोल कर रही थी और दक्ष को जाता देख कहती है अंडस्को वाइल्ड एनिमल, कितने जोर से किस किया है इसमें। फिर अपने होंठों को छूते हुए अंडस्को आह दर्द हो रहा है। नव्या को दक्ष पर बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए नव्या भी बेड पर से उठ अपने कपड़े ठीक कर कमरे से निकल जाती है। रात का वक्त, डाइनिंग रूम, सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी विवान की नज़र नव्या पर जाती है जो अपने मुंह पर हाथ रख खाना खा रही थी। विवान बाइट खाते हुए अंडस्को भाभी क्या हुआ, आप अपने मुंह पर हाथ रख कर खाना क्यों खा रही हो। विवान की बात सुन दक्ष जो खाना खा रहा था उसके हाथ खाते खाते रुक जाते हैं और वो भी नव्या को देखने लगता है। दादी, विवान और दक्ष तीनों नव्या को देख रहे थे और बेचारी नव्या तो अपना सिर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर मन में दक्ष की गालियां दे रही थी। नव्या अपने मन में अंडस्को वाइल्ड एनिमल इतने जोर से किसकी है इसने पूरे लिप्स सूज गए हैं, आप कैसे बताओ इन सबको कि क्या हुआ है मुझे। दादी नव्या से कहती है अंडस्को बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों खा रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। दादी की आवाज़ सुन नव्या का ध्यान टूटता है और वो अपने मुंह से अपना हाथ हटाते हुए कहती है अंडस्को कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। नव्या अपनी बात खत्म करे उसे पहले ही विवान कहता है अंडस्को ओह गॉड भाभी आपके लिप्स तो पूरे सूजे हुए हैं, एकदम रेड। विवान की बात सुन दक्ष के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। नव्या दक्ष को देखते हुए गुस्से में कहती है अंडस्को हाँ विवान एक्चुअली एक मच्छर ने काट लिया था तो स्वेलिंग हो गई है। नव्या की बात सुन दक्ष उसे घूरने लगता है। वही विवान नव्या की बात सुन जोर से हंसने लगता है और कहता है अंडस्को भाभी लगता है बड़े वाले मच्छर ने काटा है, तभी तो इतनी स्वेलिंग हो गई है। इतना कहकर विवान दक्ष को एक आंख मार देता है, जिसके साथ ही दक्ष डाइनिंग टेबल के नीचे से विवान के पैरों पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे विवान की जोरदार चीख निकल जाती है। दादी विवान को परेशानी से देखते हुए अंडस्को क्या हुआ बेटा। विवान अपनी आंखें बंद कर खुद के दर्द को कंट्रोल कर कहता है अंडस्को कुछ नहीं दादी, मुझे भी लगता है किसी मच्छर ने काट लिया है। विवान की बात सुन इस बार नव्या की हंसी छूट जाती है और वो भी जोर से हंसते हुए कहती है अंडस्को मच्छर नहीं देवर जी, बड़ा वाला मच्छर। इतना कहते ही विवान और नव्या दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दक्ष नव्या को बड़े ध्यान से देख रहा था। आज उसने नव्या को पहली बार इतना खुल के खिलखिलाते हुए हंसते देखा था।
नव्या को देखते हुए ना चाहते हुए भी दक्ष के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे दादी भी नोटिस कर लेती है। दक्ष अपने मन में अंडरस्को ये क्या हो रहा है, मुझे मैं क्यों ब्लश कर रहा हूँ, वो भी बीवी को देखकर। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग बनारस जाने की तैयारी कर रहे थे। नव्या तो आज बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही दादी, विवान, नव्या और दक्ष मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और अपने प्राइवेट जेट में बैठकर बनारस के लिए रवाना हो जाते हैं। फ्लाइट में जाते ही दादी केबिन में जाकर रेस्ट करने चली जाती है। वही विवान आराम से अपने कानों में हेडफोन्स डालकर म्यूजिक सुनते हुए सो रहा था। दक्ष अपने लैपटॉप में बैठे कुछ काम कर रहा था और वही नव्या विंडो से बाहर देख रही थी। आज उसके चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही थी। दक्ष की नज़र जैसे ही नव्या पर जाती है, वो तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर नव्या के पास जाकर बैठ जाता है। नव्या एक नज़र दक्ष को देख उसे इग्नोर कर फिर से विंडो के बाहर देखने लगती है। नव्या का यूं खुद को इग्नोर करना दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो तुरंत नव्या का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है। रूम में ले जाकर दक्ष नव्या को वहां बने बेड पर धक्का दे देता है। नव्या गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है दक्ष। दक्ष नव्या के पास जाकर उसके चेहरे को पकड़ अपने करीब करते हुए कहता है, कहा, मुझे इग्नोर करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी। नव्या अपना चेहरा छुड़वाते हुए कहा, पागल हो क्या तुम, मैंने कब तुम्हें इग्नोर किया, मैं तो बस कुछ वक्त शांति से बैठना चाहती थी। दक्ष नव्या के गले को चूमते हुए कहा, बहुत बैठ लिया शांति से, अब थोड़ा मुझे भी को चाहिए वो करने दो। ऐसा कहकर दक्ष नव्या को झटके से बेड पर छोड़ देता है और उसकी आंखों में देख अपनी शर्ट की बटन्स खोलने लगता है, जिसे देख नव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो कहती है, कहा, ये क्या क्या कर रहे हो तुम, हम घर पर नहीं है। दक्ष नव्या के ऊपर आते हुए कहा, ये मेरा प्राइवेट जेट है, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। नव्या दक्ष को खुद से दूर करते हुए कहा, दादी कर विवान भी है, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, प्लीज ये मत करो। दक्ष नव्या के गले पर किस करते हुए कहा, वी आर मैरिड, हम वही कर रहे हैं जो हस्बैंड और वाइफ करते हैं, तो जिसे जो सोचना है सोचे। दक्ष की बातें सुन नव्या की आंखों में आंसू आ जाता है। कहा, दक्ष प्लीज यहाँ नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, तुम्हें घर जाकर को करना है कर लेना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर प्लीज यहाँ नहीं। नव्या की बात सुन दक्ष एक नज़र उसके चेहरे को देखता है जो रोने की वजह से लाल हो गया था। दक्ष एक बार फिर नव्या के गले में अपना सिर डाल उसकी खुशबू लेने लगता है और फिर 2 मिनट बाद अपना चेहरा उठाकर नव्या के लिप्स पर एक लाइट किस कर उसके ऊपर से हट जाता है। दक्ष को अपने ऊपर से हटता देख नव्या भी एक चैन की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद सब बनारस पहुंच चुके थे। सब अभी विवान के फार्म हाउस पर रुके हुए थे। विवान जब भी बनारस आता था तब वो यही रहता था। आज सब लोग ट्रैवलिंग करके थक चुके थे, इसलिए दादी ने कहा था कि नव्या के घर कल जाएंगे और आज रात यहीं रुककर आराम करेंगे। उनकी बात मानकर सब विवान के फार्म हाउस पर आ गए थे। नव्या का मन नहीं था, उसके तो बस अपने घर जाना था, पर वो दादी की बात टालना नहीं चाहती थी और ऊपर से सिर्फ एक रात की ही बात थी, कल सुबह वो वैसे भी अपने घर जाएगी, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती। रात का समय, डाइनिंग हॉल, सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद दक्ष नव्या से कहता है, तुम रूम में चलो, मुझे थोड़ा कम है, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। दक्ष की बात सुन दादी कहती है, कहा, तुम्हें 1 घंटे में आना हो या 2 घंटे में आना हो, ये बात नव्या को बताने की जरूरत नहीं है। दक्ष बात सुन ना समझी में उन्हें देखते हुए कहता है, कहा, क्या कहना चाहती है आप दादी। दादी अपनी चेयर से उठते हुए कहा, यही कि अब जब तक तुम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों एक कमरे में नहीं रहोगे। दादी की बात सुन नव्या खुश होते हुए कहती है, कहा, सच्ची दादी। दक्ष गुस्से में नव्या को घूरने हुए कहा, ये क्या कह रही है आप दादी, हमारी शादी हो गई है लिली, हम हस्बैंड वाइफ है। दादी बेफिक्र होकर कहा, वो सब मैं नहीं जानती, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आज रात नव्या गेस्ट रूम में रहेगी। इतना कहकर दादी वहां से चली जाती है। दक्ष गुस्से में दादी को जाता देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। नव्या भी खुद होकर दादी के पीछे पीछे चली जाती है। नव्या के जाने के बाद विवान भी एक नज़र दक्ष को देख हंसते हुए वहां से चला जाता है। सबके जाने के बाद दक्ष खुद से कहता है, कहा,
आज कुछ भी ही जाए पर मैं आज अपनी बीवी के साथ ही पूरी रात गुजारूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। और बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें बीवी, तुम्हारी सारी हंसी तो मैं बेड पे निकलता हूँ। इतना कहकर दक्ष भी अपने काम के लिए चला जाता है। गेस्ट रूम में नव्या बात लेकर मिरर के सामने अपने हेयर ड्राई करते हुए खुद से कहती है, कहा चलो कम से कम कुछ दिन तो मुझे उस जंगली इंसान से छुटकारा मिला, वरना हर वक्त मुझ पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। फिर नव्या बेड पर जाकर खुद पर ब्लैंकेट डाल कहती है, कहा आज तो बहुत अच्छी नींद आने वाली है। इतना कहकर नव्या लाइट्स ऑफ कर ब्लैंकेट और सो जाती है। करीब आधे घंटे बाद दक्ष दरवाजे का लॉक डुप्लीकेट चाबी से खोल नव्या के कमरे में आता है और देखता है नव्या आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही है। चांद ही हल्की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है जो उसे बेहद खूबसूरत बना रही है। तभी दक्ष एविल स्माइल करते हुए नेवी की तरफ बढ़ जाता है, कहा बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हंसो। इतना कहकर दक्ष भी ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। नव्या को अपनी ऊपर बॉडी पर हल्का हल्का पेन फील होता है तो वो अपनी आंखें खोल देती है। सामने का नज़ारा देख नव्या शॉक्ड हो जाती है। दक्ष अपना सिर अपने एक हाथ पर टिकाए नव्या को देखे जा रहा था और वही उसका दूसरा हाथ नव्या की कमर सहला रही थी। दक्ष को वहाँ ऐसे देख नव्या की चीख निकलने वाली होती है। वैसे ही दक्ष अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। नव्या बस आंखें फाड़े वो सब देख रही थी। करीब 10 मिनट बाद दक्ष नव्या से दूर होता है और नव्या तेज तेज सांसें लेने लगती है। साथ ही दक्ष का हाथ जो अब तक नव्या की बॉडी पर था वो उसे हटा देती है और दक्ष को घूरते हुए कहती है, कहा तुम अंदर कैसे आए, रूम तो लॉक था ना और दादी ने मना किया था ना तुम्हें मेरे करीब आने से। नव्या की बात सुन दक्ष डेविल स्माइल करते हुए कहता है, कहा पहली बात ये फार्म हाउस मेरा है, इस फार्म हाउस के सारे कमरों की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। और दूसरी बात, दादी ने मुझे तुम्हारे करीब आने से नहीं बल्कि तुम्हारे साथ सोने से मना किया है। दक्ष की बात सुन नव्या उसे ना समझी में देखने लगती है और कहती है, कहा दोनों का मतलब एक ही है। दक्ष नव्या के हाथों को अपने हाथों से इंटरवेंट करके कहा, दोनों का मतलब एक नहीं है बीवी। दादी ने मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए मना किया था तो अब मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा, हम पूरी रात बेड एक्सरसाइज करेंगे। दक्ष की बात सुन नव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष नव्या के होंठों को एक बार फिर अपने गिरफ्त में ले लेता है। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ बिखरे हुए थे। दोनों के ऊपर ब्लैंकेट पड़ी हुई थी। ब्लैंकेट के बाहर सिर्फ उन दोनों के हाथ दिख रहे थे। रात के 3 बजे दक्ष खुद पर से और नव्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। दोनों की सांसें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। नव्या का तो फेस पूरा रेड हो चुका था। नव्या थकी आवाज में कहा, बस दक्ष अब और नहीं, मैं थक गई हूँ। दक्ष नव्या के कान पर बाइट करते हुए कहा, अभी नहीं स्वीट हॉट, अभी तो आधी रात बाकी है। इतना कहकर एक बार फिर दक्ष उन दोनों पर ब्लैंकेट डाल देता है। पूरे कमरे में नव्या की सिसकियां गूंज रही थी। सुबह के 5 बजे कहा। दक्ष अपनी शर्ट पहनते हुए नव्या को देख रहा था जिसके फेस पर नींद और थकान साफ साफ नजर आ रही थी। नव्या अध खुली आंखों से दक्ष को देख रही थी। दक्ष नव्या के करीब आकर उसके माथे के चूमते हुए कहता है, कहा अब तुम अकेले सो जाओ, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं दादी की बात नहीं टाल सकता। इतना कहकर दक्ष नव्या को आई विंक कर कमरे से बाहर निकल जाता है। दक्ष को जाता देख नव्या चैन की सांस लेती है और खुद से कहती है, कहा वाइल्ड एनिमल पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। मेरी पूरी बॉडी पैन कर रही है और इसका चेहरा देखो कितना सुकून दिख रहा था, हवासी कहीं का। इतना कहकर नव्या सो जाती है। सुबह के 8 बजे नव्या मैम। नव्या के कानों में जब किसी की आवाज़ आती है तो वो अपनी आंखें खोल दरवाजे की तरफ देखने लगती है जो कि बंद था। नव्या वैसे ही लेटे हुए कहा, हाँ बोलो। रूम के बाहर से मैट कहा, मैम दादी जी आपको नीचे बुला रही है। मेड की बात सुन नव्या एक नज़र घड़ी को देखती है और कहती है, कहा ओह शीट 8 बज गए। नव्या मेड से कहा, तुम चलो मैं आ रही हूँ। माडी भी ओके बोलकर चली जाती है। नव्या जैसे ही बेड से उतरने लगती है वैसे ही उसके मुंह से आह निकल जाती है। नव्या दक्ष को कोसते हुए कहा, दक्ष कैसे कोई इतना वाइल्ड हो सकता है, आह बहुत पेन हो रहा है। देसे तेसे कर नव्या बाथरूम में जाती है। थोड़ी देर बाद नव्या मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। नव्या मिरर में अपने गले के बाइट मार्क्स देखकर कहा, अब इन्हें भी हाइड करना पड़ेगा वरना सब देख लेंगे। फिर नव्या उन बाइट मार्क्स पर कंसीलर लगा लेती है।
आज नव्या ने व्हाइट क्रॉप टॉप विथ ब्लू फंकी जीन्स पहनी हुई थी। बालों को खुला छोड़ा हुआ था। विदाउट मेकअप नव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। नव्या फौरन रेडी होकर नीचे चली जाती है। नीचे जाते ही नव्या की नज़र सबसे पहले दक्ष पर पड़ती है, जो अपने क्रिप्टी आंखों से उसे ही देख रहा था और डेविल स्माइल कर रहा था। नव्या उसे इग्नोर कर विवान और दादी की गुड मॉर्निंग विश करती है। जवाब में विवान और दादी भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद सब साथ मिलकर नाश्ता करते हैं और नव्या के घर के लिए निकल जाते हैं। नव्या के घर खाली दादी और नव्या ही जा रहे थे। दक्ष और विवान अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। काव्या और आजी बैठकर चाय पी रहे थे, तभी कोई डोरबेल बजाता है। आजी चाय की सिप लेते हुए अंडस को देख, बेटा काव्या कौन आया है? आजी की बात सुन काव्या अपना कप टेबल पर रखते हुए कहती है, अंडस को हाँ मैं देख रही हूँ। इतना कहकर काव्या दूर खोलने चली जाती है। काव्या के कानों में जैसे ही डोर बेल की आवाज आती है तो वो तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है और सामने नव्या को देख शॉक्ड हो जाती है। काव्या शॉकिंग स्माइल करते हुए, अंडस को नव्या तू यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। काव्या को देख नव्या भी इमोशनल हो जाती है और झट से उसे गले लगा लेती है। ना चाहते हुए भी नव्या जोर जोर से रोने लगती है। नव्या अपने मन में, अंडस को मैंने तो तुझे देखने की आश ही छोड़ दी थी और आज तुझे अपने सामने देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू मेरे सामने ही खड़ी है। काव्या नव्या को पीठ से हिलाते हुए, अंडस को शुश क्या हुआ नव्या, तू रो क्यों रही है? नव्या कुछ कहती उससे पहले ही अंदर से आजी की आवाज आती है, अंडस को कौन है बेटा काव्या? आजी ने इतना ही कहा था कि उनकी नज़र नव्या पर पड़ती है, जिसे देख आजी बहुत खुश हो जाती है। नव्या भी आजी को देख भागते हुए उनके गले लग जाती है। आजी भी नव्या को अपने सीने से लगा उसके सिर को सहलाने लगती है, अंडस को मेरी बच्ची कैसी है तू? तुझे पता है ये इतने दिन हम तेरे बिना कैसे थे यहाँ? नव्या आजी से दूर होते हुए उनके गालों पर किसकर कहती है, अंडस को सॉरी आजी, काम था वरना मैं कभी भी ऐसे आप लोगों से दूर नहीं जाती। हो गया मेल मिलाप। पीछे से दादी की आवाज आती है तो नव्या मुड़कर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस को आइए ना दादी। काव्या और आजी दोनों ही दादी को हैरानी से देखने लगते हैं। नव्या दादी को पकड़ सोफे पर बिठाती है, साथ ही आजी भी बैठ जाती है और काव्या किचन से पानी लेने चली जाती है। काव्या किचन में जाकर अपने मन में, अंडस को ये नव्या मुझे आज इतनी अजीब क्यों लग रही है? और तो और वो मुझे गले मिलकर ऐसे रो रही थी मानो हम सदियों से कभी मिले ही ना हो। वो इतनी वियत तो नहीं थी। फिर काव्या अपने सारे ख्यालों को झटकते हुए, अंडस को मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ लगता है। वही हॉल में दादी और आजी बड़े ध्यान से एक दूसरे को देख रही थी। तभी आजी तपाक से कहती है, अंडस को मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है? आजी को बात सुन दादी भी कहती है, अंडस को मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दादी कुछ पल रुककर, अंडस को आशा, तुम आशा हो ना? दादी की बात सुन नव्या हैरानी से उन्हें देखने लगती है और कहती है, आपको कैसे पता दादी की आजी का नाम आशा है? तभी आजी कहती है, अंडस को निशा, तू निशा है ना? निशा मेहरा। दादी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। आजी और दादी दोनों खुश होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आजी दादी से, अंडस को निशा तू यहाँ, तू तो शादी के बाद अब्रॉड चली गई थी ना? तुझे पता है मैंने कितनी कोशिश की थी कि तुझे ढूंढ लूँ, तेरा नंबर कहीं से मिल जाए, पर मेरे हाथ कुछ नहीं आया। दादी आजी को गले से लगाए हुए, अंडस को हाँ आशा, मैंने भी बहुत कोशिश की थी तुझे ढूंढने की, फिर मुझे बाद में पता चला कि तेरी शादी भी हो गई है और तूने दिल्ली छोड़ दिया है। और देखो आज किस्मत ने हमें एक बार फिर मिला दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ आशा, बहुत ज़्यादा। तब तक काव्या भी वहाँ पानी लेकर आ जाती है और दादी को पानी की ट्रे आगे बढ़ा देती है। नव्या फिर से पूछती है, अंडस को आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? नव्या की बात सुन दादी कर आजी दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं और दादी कहती है, अंडस को बेटा हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमने पूरा बचपन एक साथ बिताया है। हमारी स्कूल, हमारी कॉलेज, इनफैक्ट हमारा घर सब एक ही साथ था। दादी की बात सुन आजी हामी भरते हुए कहती है, अंडस को हाँ, और तुम दोनों को पता है हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग हमारी दोस्ती को मिसालें दिया करते थे। पूरे कॉलेज में हमारे चर्चे रहते थे। दोनों के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी झलक रही थी। काव्या कहती है, अंडस को मतलब आजी ये आपके बचपन की दोस्त है, इसका मतलब अब ये हमें सब बताएंगी आपके बारे में कि आप अपने ज़माने में कैसी थी।
काव्या की बात सुन दादी कहती है अंडस्को हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आजी तो एक नंबर की गुंडी थी, पूरे कॉलेज के बॉयज इसे डरते थे। और तुम्हारे दादाजी, मेरा मतलब इसका पति, वो भी इससे डरता था। एक बार तो इसने उसका सिर ही फोड़ दिया था। दादी की बात सुन नव्या और काव्या आजी को मुंह खोले देखने लगते हैं। आजी दादी के कंधे पर मारते हुए कहती है अंडस्को ये क्या कह रही है निशा तू बच्चों के सामने। वो तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया था, इसीलिए मैंने उनके सिर पर पत्थर उठाकर मार दिया था। आजी को बात सुन नव्या कहती है अंडस्को क्या आजी बस हाथ पकड़ने पर ही आपने दादू का सिर फोड़ दिया? नोट फेयर। नव्या की बात का जवाब देते हुए दादी कहती है अंडस्को नहीं बेटा ये झूठ बोल रही है, असल में तेरे दादाजी हमारी एक दोस्त थी, उसके साथ उसके घर उसे अपनी बाइक पर ड्रॉप करने चले गए थे, इसलिए इन्होंने उनका सिर फोड़ दिया था। दादी की बात सुन नव्या और काव्या शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद आजी को देखते हैं जो अपनी नजरें चुराकर इधर उधर देख रही थी। काव्या जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है उससे पहले ही आजी बीच में ही कहती है अंडस्को वैसे निशा तू यहाँ अचानक कैसे, वो भी नव्या के साथ? आजी बात सुन दादी कहती है अंडस्को अरे हाँ मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दादी फिर नव्या को इशारे से अपने पास बुलाती है। नव्या भी उनका इशारा समझ तुरंत उनके पास चली जाती है। दादी नव्या को अपने पास बिठाते हुए अंडस्को आशा में यहाँ आए हूँ तुझसे तेरी पोती नव्या का हाथ अपने पोते दक्ष के लिए मांगने। दादी की बात सुन नव्या अपना सिर नीचे कर जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही आजी और काव्या दादी की बात सुन पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाती है। आजी अंडस्को क्या कहा तूने, एक बार फिर से कहना। दादी नव्या का हाथ पकड़ कहती है अंडस्को मुझे तेरी पोती का हाथ चाहिए अपने पोते के लिए, बहू बनाना चाहती हूँ इसे मैं अपने घर की। आजी नव्या को देखते हुए अंडस्को नव्या ये क्या कह रही है, तुमने हमें तो कुछ नहीं बताया इस बारे में। नव्या अपना सिर उठाकर आजी से हकलाते हुए कहती है अंडस्को दादी वो मैं आपको बताने ही वाली थी। फिर दादी ने कहा वही सीधा चल के आपसे सारी बातें करेगी। इतना कहकर नव्या चुप हो जाती है और काव्या को देखने लगती है जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। तभी आजी खुश होते हुए कहती है अंडस्को शुक्र है महादेव का इसे कोई पसंद तो आया, वरना मुझे तो लगा था ये लड़की जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी। आजी की बात सुन दादी खुश होते हुए कहती है अंडस्को इसका मतलब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? आजी फैट से कहती है अंडस्को बिल्कुल भी नहीं। पहली बात मेरी नव्या कभी गलत लड़का पसंद नहीं कर सकती, और दूसरी बार जो लड़का उसने पसंद किया है वो तेरा पोता है, जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। नव्या तो आजी का रिएक्शन देख शॉक थी, उसे नहीं पता था कि आजी इतनी आसानी से ये सब मान जाएंगी। आजी की बात सुन दादी भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है अंडस्को बधाई हो, अब आपकी पोती हमारे घर की शान बनेगी। फिर आजी कहती है अंडस्को तुझे याद है निशा जब हम कॉलेज में थे तो हमेशा ये कहा करते थे कि अगर तुझे लड़की हुई या मुझे लड़का तो हम दोनों की शादी करा देंगे, और देख आज वो बात सच हो गई। हमारे बेटे बेटियों की तो नहीं पर आज हमारे पोते पोतियों की शादी हो रही है। आजी की बात सुन दादी भी मुस्कुराते हुए कहती है अंडस्को ये सब भगवान को मर्जी है आशा जो आज ये सब हो रहा है। ऐसे ही काफ़ी देर तक बात करने के बाद दादी कहती है अंडस्को मैं चाहती हूँ ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। दादी की बात सुन आजी हामी भरते हुए कहती है अंडस्को मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों पोतियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। पता नहीं कितनी जिंदगी बची है मेरे पास, बस मेरे मरने से पहले मैं इन दोनों को शादी के जोड़े ने देख कि बस। आजी को बात सुन नव्या और काव्या दोनों उनके पास जाकर नम आंखों से उनके गले लगते हुए कहती है अंडस्को खबरदार आजी अगर आपके ऐसी कोई भी बेकार बात की। नव्या भरे गले से कहती है अंडस्को हाँ आजी, अगर आपने ऐसे की बकवास बात की तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। आजी उन दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है अंडस्को बेटा ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। काव्या आजी को और जोर हक करते हुए कहती है अंडस्को हमने कहा ना आजी आप ऐसी कोई भी बार मत कीजिए, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। काव्या की बात सुन आजी कहती है अंडस्को ठीक है अब छोड़ो तुम दोनों, मुझे मेरा दम घुट रहा है, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगी। आजी की बात सुन नव्या और काव्या उनसे दूर हो जाती है। फिर काव्या नव्या को देखते हुए अंडस्को चल नव्या हम किचन में चलकर खाना बना लेते हैं। काव्या को बातों का मतलब समझते हुए नव्या कहती है अंडस्को हाँ ठीक है।
इतना कहकर दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं। वही दादी काव्या को बड़े ध्यान से देख रही थी। आज ही उनकी नज़र परख कहती है, अंडस्को क्या हुआ निशा, तू काव्या को ऐसे क्यों देख रही है। नव्या और काव्या दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं। वही दादी काव्या को बड़े ध्यान से देख रही थी। आज ही उनकी नज़र परख कहती है, अंडस्को क्या हुआ निशा, तू काव्या को ऐसे क्यों देख रही है। आजी की बात सुन दादी कहती है, अंडस्को अगर तू बुरा न माने तो एक बात कही। आजी मुस्कुराते हुए, अंडस्को हाँ बोल ना। दादी सीरियस होते हुए, अंडस्को मेरे छोटे पोते के लिए तू अपनी छोटी पोती का हाथ देना चाहेगी। हम चारों की शादी एक साथ ही करा देंगे और तेरी टेंशन भी खत्म। दादी की बात सुन आजी भी सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद आजी कहती है, अंडस्को उसके किए मुझे पहले काव्या से पूछना होगा। अगर वो हाँ कर दी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर उससे पहले मुझे तुम्हारे पोतों से मिलना। आजी की बात सुन दादी खुश होते हुए कहती है, अंडस्को तो ठीक है, मैं आज शाम को उन दोनों को यहीं पर बुला लेती हूँ। उसके बाद दोनों मिलकर गप्पे मारने लगते हैं। वही काव्या किचन में जाते ही नव्या का हाथ पकड़ते हुए उसे पूछती है, अंडस्को ये सब क्या है नव्या, तेरी जिंदगी में कोई लड़का है, इस बारे में तूने मुझे बताया क्यों नहीं, और तू सीधा उसकी दादी को ये लेकर आ गई, क्या मामला है। काव्या की बात सुन नव्या कहती है, अंडस्को सॉरी, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। काव्या नव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए, अंडस्को तू खुश तो है ना। काव्या की बात सुन नव्या भी काव्या की आंखों में देखने लगती है और फिर अपनी नजरें हटाकर हाँ में सर हिला देती है। काव्या को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नव्या इन सब से खुश है। काव्या अपने मन में, अंडस्को नव्या के चेहरे पर कुछ और है और उसकी आंखें कुछ और कह रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नव्या इस शादी से खुश नहीं है, पर अगर ये इस शादी से खुश नहीं है तो फिर ये इस शादी के लिए खुद क्यों मान गई। काव्या बेटा मामला कुछ और ही है, मुझे पता लगाना होगा। इसके आगे काव्या नव्या से कुछ भी नहीं पूछती और दोनों साथ में मिलकर खाना बनाने लगते हैं। नव्या एक नज़र काव्या के देखकर अपने मन में, अंडस्को मुझे पता है काव्या कि तुझे यकीन है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि आज तक तूने मेरे सारे झूठ पकड़े हैं, पर मैं चाह कर भी तुझे कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने तुझे सब बता दिया तो मेरे साथ तू भी इस प्रॉब्लम में फंस जाएगी, जो मैं नहीं होने दे सकती। करीब 1 घंटे बाद नव्या किसी को कॉल करती है। सामने वाला कुछ कहता है, जो सुन नव्या ऑफ बोलकर कॉल कट कर देती है। दादी और आजी अभी भी बैठे बात कर रहे थे और काव्या अपने कॉलेज गई हुई थी। नव्या आजी और दादी से, अंडस्को आजी और दादी मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। नव्या की बात दिन आजी और कहती है। फिर नव्या वहां से निकल जाती है। दक्ष का फार्म हाउस। दक्ष स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। दक्ष कॉल आंसर करता है, तभी सामने से कोई कुछ कहता है जिसे सुन दक्ष के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। दक्ष कॉल कट कर, वाई बेबी वाई, क्यों हर बार कुछ ऐसा करती हो तुम कि मुझे तुम्हें सजा देनी पड़े। फिर दक्ष वहां से निकल जाता है। काव्या का कॉलेज। काव्या कब से विवान की कॉल कर रही थी पर विवान उसका कॉल आंसर नहीं कर रहा था। काव्या अपने मन में, अंडस्को विवान तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, अब इसे कैसे बताओ कि आज ही मेरे रिश्ते की बात कर रही है। मैंने सोचा था कि वक्त आने पर उनको बता दूंगी, पर अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें और नव्या को मेरे और विवान का सच बता दूं। ओह विवान कहाँ हो, फोन उठाओ मेरा, कहते हुए काव्या एक बार फिर विवान को कॉल करती है, पर विवान अभी भी उसका कॉल आंसर नहीं करता। बनारस का मॉल। नव्या ये किसी से मिलने आई थी, बिना किसी को बताए। आजी और दादी दोनों घर पर ही थे और नव्या अपने काम का बहाना बनाकर किसी से मिलने यहाँ आई थी। वो उस इंसान से मिलने के बाद वापस घर लौट रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर काफी टेंशन नजर आ रही थी। नव्या हाथ दिखाकर टैक्सी रोकने लगती है कि तभी उसके सामने एक आलीशान कार आकर रुकती है, जिसे देखते ही नव्या की आंखें फैल जाती है। दक्ष यहाँ कैसे? तभी कार का दरवाजा खुलता है और नव्या की नज़र बैक सीट पर बैठे दक्ष पर जाती है। दक्ष नव्या को अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से घूरता है, जिसे देख नव्या चुपचाप जाकर दक्ष की बाजू में बैठ जाती है। नव्या के बैठते ही दक्ष कोल्ड वॉइस में ड्राइवर से चलने को कहता है। नव्या की सांसें तेज चल रही थी, उसे बहुत घबराहट हो रही थी। दक्ष का फेस इस वक्त एकदम कोल्ड था, जिसे देख नव्या की हालात और खराब हो रही थी। कार में बैठे करीब आधा घंटा हो गया था,
पर अब तक दक्ष और नव्या दोनों एकदम शांत बैठे हुए थे। दक्ष के एक्सप्रेशन अब तक कोल्ड ही थे, वही नव्या के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी कार एक सुनसान इलाके में जाकर रुकती है। कार रुकते ही नव्या बाहर देखने लगती है। नव्या खुद से अंडस्को, ये तो एकदम सुनसान इलाका है, हम यहाँ क्यों? तभी दक्ष अपने कोल्ड आवाज में कहता है, अंडस्को आउट। दक्ष की आवाज सुन नव्या दक्ष को देखने लगती है। अगले ही पल ड्राइवर कार से बाहर निकल जाता है। ड्राइवर को बाहर निकलता देख नव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो नजरें चुराते हुए दक्ष को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। तभी दक्ष एक झटके में नव्या को सीट पर पटक खुद उसके ऊपर आ जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि नव्या को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। नव्या दक्ष को अपने ऊपर से हटाते हुए, अंडस्को ये क्या कर रहे हो दक्ष, उठो मेरे ऊपर से। दक्ष नव्या के दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर करते हुए, अंडस्को शुश, कोई बहस नहीं, आई वॉन्ट यू नाउ वेरी बैडली। मेरे अंदर अभी बहुत आग जल रही है, मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली के सामने निकले, इसलिए मुझे जो करना है वो चुपचाप करने दो। इतना कहकर दक्ष नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे वाइल्डली किस करने लगता है। दक्ष किस काम बाइट ज्यादा कर रहा था, जिसे नव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। करीब 20 मिनट लंबी किस करने के बाद दक्ष अपने होंठ नव्या की गर्दन पर रख देता है। नव्या अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए, अंडस्को दक्ष हम बाहर है। और ड्राइवर। नव्या ने इतना ही कहा था कि दक्ष उसके नेक पर जोर से बाइट कर लेता है, जिसे नव्या की चीख निकल जाती है। ड्राइवर कार से काफी दूर खड़ा था, इसलिए उसे वो चीख सुनाई नहीं देती। दक्ष अपना सिर ऊपर उठाकर, अंडस्को मैंने कहा ना कि बहस नहीं। उसके बाद दक्ष नव्या की टॉप निकाल देता है और उसे फिर से किस करने लगता है। अब नव्या चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी दक्ष को रोकना मतलब मुसीबत मोड़ लेने के बराबर है। किस करने के साथ साथ दक्ष नव्या के होंठों पर बाइट भी करने लगता है, जिस वजह से नव्या की आह निकल जाती है। इसी का फायदा उठाकर दक्ष अपनी टंग को नव्या के मुंह में एंटर कर उसकी जीभ को चूसने लगता है। दक्ष के हाथ नव्या की बॉडी की शेयर कर रहे थे। नव्या बस अपनी आंखें बंद कर जो हो रहा था उसे सह रही थी। करीब 20 मिनट बाद जब दक्ष को एहसास होता है कि नव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसके लिप्स को छोड़ देता है और उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। नव्या जोर जोर सांस लेकर खुद को कंट्रोल कर रही थी। दक्ष बाइट करते करते नव्या के क्लीवेज पर आ जाता है। दक्ष नव्या को पलट अपने दांतों से उसकी ब्रा की हुक खोल नव्या की पीठ को बेहताशा चूमने लगता है। नव्या की सिसकियां निकलने लगी थी, जिसे सुन दक्ष और वाइल्ड होते जा रहा था। दक्ष नव्या को पलट उसी ब्रा निकाल उसके जिस्म से अलग कर देता है। इस वक्त नव्या ऊपर बॉडी पूरी नेक थी। फिर दक्ष अपने होंठ नव्या के चेस्ट पर रख उसे बाइट करने लगता है। नव्या की सांसें भरी होने लगती है। फिर दक्ष नीचे आकर नव्या के बेली पर किस करने लगता है। अपना हाथ नीचे बढ़ाकर नव्या के बचे हुए कपड़े भी निकाल कर फेंक देता है। साथ ही खुद के भी सारे कपड़े उतार कर वापस से नव्या के ऊपर आ जाता है। उसके बाद दक्ष नव्या के अंदर एंटर हो जाता है, जिसे नव्या की आह निकल जाती है, जिसके साथ ही नव्या की सिसकियां निकलने लगती है। करीब 1 घंटे बाद दक्ष रुकता है और नव्या का चेहरा देखता है, जो रोने की वजह से लाल हो गया था। जिसे देख दक्ष को बहुत गुस्सा आता है। वो नव्या के बालों को पकड़ गुस्से में कहता है, अंडस्को रोना बंद करो। और इतना रोना क्यों आ रहा है तुम्हें? पति हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हें छूने का हक है मुझे। और वैसे भी कौन सा पहली बार छू रहा हूँ तुम्हें, तो फिर ये रोने का नाटक क्यों? दक्ष की बातें सुन नव्या का पारा हाई हो जाता है और वो चीखते हुए कहती है, अंडस्को किस हक की बात कर रहे हो तुम मिस्टर दक्ष सिंघानिया? पति और तुम एक रेपिस्ट हो जो हर रात मेरा रेप करते हो, अपनी हवस मिटाते हो, और तुम अपनी हवस को पति पत्नी के रिश्ते का नाम दे रहे हो। छी, मुझे तो घिन आती है तुमसे। जब जब तुम मेरा बदन छूटे हो तब तब मुझे खुद से घिन आती है, नफरत होती है खुद के वजूद से। दक्ष की आंखें बिल्कुल सर्द हो चुकी थी, उसकी हाथों की नशे उभर आई थी। नव्या भी इस वक्त बहुत गुस्से में थी, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, उसकी आंखें एकदम अंगारे की तरह जल रही थी। तभी नव्या सीट से उठती है और अपने कपड़े जो नीचे गिरे हुए थे उसे उठाने लगती है। नव्या जैसे ही कपड़े पहने वाली होती है वैसे ही दक्ष उसकी बाजू पकड़ अपनी तरफ कर कहता है, अंडस्को क्या कहा तुमने? रेपिस्ट हूं ना मैं? तो ये रेपिस्ट आज तुम्हारे घर आएगा और आज रात वहीं रुककर तुम्हारे घर में तुम्हारा रेप करेगा।
डे से हर रात करता है। नव्या दक्ष की बातें सुन बिल्कुल सन्न हो जाती है। अब उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से में दक्ष को काफी कुछ सुना दिया है। इतना कहकर दक्ष नव्या की बाजुओं को झटक देता है। इसी के साथ नव्या बेजान सी गुड़िया की तरह बैठ जाती है। नव्या के मन में सिर्फ दक्ष की कही बातें गूंज रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। नव्या के इस तरह अपने ख्यालों में गुम देख दक्ष को और भी गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए नव्या के कपड़े उसके हाथ से लेकर उसे पहनाने लगता है। नव्या को कपड़े पहनाने के बाद दक्ष फिर खुद के कपड़े भी पहन लेता है। फिर दक्ष किसी को मैसेज करता है और फिर नव्या को देखता है जो अभी खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी ड्राइवर भी आ जाता है और उनकी कार स्टार्ट हो जाती है। बनारस का एक आलीशान केबिन के अंदर बैठा एक शख्स अपने हाथों में किसी की फोटो लेकर बड़े ध्यान से देख रहा था। वो आदमी दिखाने में बहुत हैंडसम था। उसके फेशियल फीचर्स बहुत कमाल लग रहे थे। सांवला रंग, बियर्ड्स, वेल ड्रेस्ड, सिक्स पैक एब्स, एकदम हॉट। वो आदमी अपने हाथ में पकड़े फोटो को देखते हुए कहता है, अंडस्को बस अब बहुत जल्द तुम मेरे करीब रहोगी। तुम्हें हासिल करने का सपना है मेरा। और आर्यन सिंह जिस चीज पर अपनी नजर डाल दे वो चीज खुद ब खुद उसकी हो जाती है। और तुम तो मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूंगा। इतना कहकर आर्यन अपने ऑफिस में बने सीक्रेट रूम में जाकर वो फोटो दीवार पर पिन कर देता है। उस पूरे दीवार पर सिर्फ उसी की फोटो लगी हुई थी, जिसकी फोटो आर्यन के हाथों में थी। आर्यन एक बार उन फोटोज को बड़े ध्यान से देखता है और फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है। नव्या का घर। काव्या घर में आती है और उसकी नज़र दादी और आजी पर जाती है, जो अब तक बैठकर गप्पे मार मार कर हंस रही थी। तभी आजी को नज़र काव्या पर पड़ती है। आजी काव्या से, अंडस्को काव्या बेटा तू आ गई। नव्या कहाँ है, अब तक नहीं आई। काव्या आजी के पास बैठते हुए, अंडस्को आजी वो भी बस आने वाली ही होगी। मेरी बात हुई थी उसे, उसने कहा था कि रात होने से पहले आ जाऊंगी। तभी बाहर से कार रुकने की आवाज़ आती है, जिसे सुन सब गेट की तरफ देखने लगते हैं। दक्ष नव्या का हाथ पकड़े मैन गेट से अंदर आ रहा था। दक्ष का फेस एक्सप्रेशन लेस था, वही नव्या अपनी फैमिली के लिए खुद को नॉर्मल कर मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। दक्ष वहां जाकर सबसे पहले दादी और आजी का पैर छू उनसे आशीर्वाद लेता है। दादी दक्ष को आजी से मिलवाते हुए कहती है, अंडस्को आशा ये है मेरा बड़ा पोता दक्ष। दादी की बात सुन आजी मुस्कुराते हुए दक्ष के सिर पर अपना हाथ रख उसे आशीर्वाद देती है। उसके बाद दे से ही दक्ष की नज़र काव्या पर पड़ती है। वो उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। काव्या और नव्या दोनों ही जुड़वा बहन थी और दोनों के फेशियल फीचर्स, उनकी हाइट्स, उनका स्किन टोन, उनकी आइस कॉलर एकदम सेम टू सेम था। नव्या दक्ष का इस तरह से घूर घूर का काव्या को देखने पर मन में कहती है, अंडस्को अब ये मेरी बहन पर भी अपनी बुरी नज़र लगाया, वाइल्ड एनिमल। दादी दक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को बेटा ये काव्या है, नव्या की जुड़वा और उसकी छोटी बहन है। काव्या दक्ष को देख स्माइल करते हुए ग्रीट करती है। दक्ष भी अपने ख्यालों से बाहर आकर उसे ग्रीट करता है। तभी बाहर से एक बार फिर कार रुकने की आवाज़ आती है, जिसे सुन वापस से सब गेट की तरफ देखते हैं, पर इस बार मैन गेट की तरफ देखकर काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही दादी और नव्या उसे देख मुस्कुराने लगती है। वही दक्ष उसे अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से देखने लगता है। वही मैन गेट पर खड़ा विवान एक नज़र नव्या को देखता है, उसकी इग्नोर कर मुस्कुराते हुए अंदर आ जाता है। वही काव्या आंखें फाड़े विवान को देखे जा रही थी। काव्या अपने मन में, अंडस्को नो विवान यहाँ क्या कर रहा है, मैं अब सबको क्या कहूँगी कि विवान कौन है। तभी विवान आजी और दादी के पास जाकर उनके पैर छू उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर वो भी दक्ष को इग्नोर कर नव्या को हग कर लेता है। नव्या भी उसे हग बैक करती है। ये सब देख दक्ष बुरी तरीके से जल भून जाता है। वही काव्या ये सब देख और हैरान हो जाती है। तभी दादी सबसे कहती है, अंडस्को ये है मेरा छोटा पोता विवान। ये लाइन सुनते ही काव्या बिल्कुल ही हड़बड़ा जाती है और अचानक से उसके मुंह से क्या निकल जाता है, जिसे सुन सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। नव्या काव्या के पास जाकर उसे पूछती है, अंडस्को क्या हुआ काव्या, तू जानती है क्या विवान को। नव्या की बात सुन काव्या के मुंह से हाँ निकल जाता है। काव्या को इस तरह देखकर विवान को बहुत मजा आ रहा था, वो मन ही मन खूब हंस रहा था। फिर काव्या को समझ आता है कि वो क्या बोल रही है।
फिर काव्या बात संभालते हुए कहती है अंडरस्को मेरा मतलब है जिस कॉलेज में मैं जॉब करती हूँ विवान सर ही वहाँ के ट्रस्टी है। काव्या की बात सुन विवान अनजान बनते हुए कहता है अंडरस्को जी, ये तो एकदम भाभी जैसी दिखती है। इतना कहकर विवान मंद मंद हंसने लगता है। काव्या को विवान की बात सुन बहुत गुस्सा आता है। विवान की बात सुन नव्या कहती है विवान से मेरी छोटी बहन है काव्या। विवान अपना हाथ बढ़ाकर काव्या से कहता है अंडरस्को नाइस टू मीट यू। पर काव्या गुस्से में अपना हाथ जोड़ कहती है अंडरस्को मुझे भी। विवान एक नज़र अपने हाथ को देखता है और फिर अपना हाथ नीचे कर अपना सर हिला देता है और मन में कहता है अंडरस्को अब तेरी बैंड बजने वाली है विवान बेटा, क्योंकि आपकी शेरनी के चेहरे से पता चल रहा है कि वो कितना गुस्से में है। काव्या का इस तरह विवान को इग्नोर करना नव्या को थोड़ा अजीब लगता है। वही ये सब देख दक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। फिर सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। दादी और आजी साथ में बैठी थी, वही दक्ष नव्या के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था और काव्या नव्या की बाजू में बैठ जाती है। काव्या को बैठता देख विवान भी काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। विवान को अपने पास बैठा देख काव्या उठकर खड़ी हो जाती है और जाकर दक्ष के पास बैठ जाती है। नव्या को काव्या का इस तरह जाना काफी अजीब लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद सब डिनर करने लगते हैं। डिनर करते वक्त विवान अपने शूज निकलकर नव्या के पैरों पर अपने पैर छूने लगता है, जिसका एहसास होते ही काव्या की आंखें बड़ी हो जाती है और वो गुस्से में विवान को घूरने लगती है। विवान उसे मुस्कुराते हुए आंख मार देता है। ये देखते ही काव्या जोर से विवान के पैर पर लात मारती है, जिसे विवान के मुंह से चीख निकल जाती है, जिसे सुन सब हैरानी से विवान को देखने लगते हैं। नव्या विवान के कंधे पर हाथ रख अंडरस्को क्या हुआ विवान सब ठीक है ना। नव्या की बात सुन विवान अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए कहता है अंडरस्को कुछ नहीं भाभी वो तो बस मैंने यूं ही चिल्ला दिया था। आप सब इतने खामोश बैठे हुए थे जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए बस। इतना कहकर विवान सबको अपने दांत दिखाने लगता है। दक्ष अपने कोल्ड एक्सप्रेशन में अंडरस्को बच्चों जैसा बिहेव मत करो विवान चुपचाप अपना डिनर करो, जिसकी बात सुन विवान अपना सिर हाँ में हिला देता है। वही अब काव्या विवान की ऐसी हालत देख बहुत खुश हो रही थी। काव्या को ऐसे खुश होते देख विवान उसे घूरने लगता है।